दिखाने के लिए तुम हर साल मुझे 5 जून को मनाते हो, लेकिन फिर भी तुमसे मैं सुरक्षित नहीं हो पा रहा हूँ। कैसा ये विडंबना है। मैं ना स्वस्थ रहूँ तो तुम भी स्वस्थ नहीं रहोगे, यही मेरा बात है। कर लो मुझे स्वस्थ, तुम भी रहोगे स्वस्थ। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एनआईसी बोर्ड का, ठीक है, ये है पर्यावरण। जैसे बात से ही समझ गए हो कि पर्यावरण जो है आज हमारे बहुत दूषित हो चुकी है, और पर्यावरण को समझना और पर्यावरण के बारे में जानना ये हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि पर्यावरण होती क्या है और पर्यावरण जो है कैसे प्रदूषित होती है। ठीक है, इससे पहले जो है अभी भी मैं कह रहा हूँ त्रिपान स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी रेड बटन जो दिख रहा है आपको उसको ज़रूर दबा दीजिए। अगर वो दबाइएगा तभी मेरे से आगे बढ़ पाइएगा। क्योंकि अगर आप जुड़िएगा नहीं तो त्रिपान स्टडी सेंटर आप रिसर्च नहीं कर पाइएगा। क्योंकि ये नया है, ठीक है। आप त्रिपान भी लिखोगे तो वहाँ पर आएगा त्रिपस आ जाएगा या त्रिपुरा आ जाएगा, तो ये रिसर्च नहीं कर पाएगा। एक बार आप जब देख लोगे ना फिर दोबारा दिल करेगा देखने का तो नहीं ढूंढ पाओगे। इसके लिए जब कह रहा हूँ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बटन है उसको दबा दीजिए, तभी आपको मेरे साथ जुड़े रहने में फ़ायदा है। चलिए, ये तो था आपके भलाई के लिए। अब जो है हम चैप्टर पे आते हैं। इसमें यही बात बताया गया है जैसे कि आप समझ सकते हो कि वायु, जल, भूमि, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु, मानव सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। आपको पता ही है कि जब वायु, जल, भूमि, वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, इंसान सब जब मिलते हैं ना तब पर्यावरण का निर्माण होता है। लेकिन इंसान क्या कर रहा है? इनको दूषित कर रहा है, हर तरह से दूषित कर रहा है, तरह तरह से दूषित कर रहा है। नहीं दूषित हो रहा है फिर भी दूषित कर रहा है। और दूषित कारण क्या बन रहा है? पेड़ पौधे हम काट रहे हैं तो कहाँ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड? इतनी जनसंख्या बढ़ गई है तो उसकी जो छोड़ा जा गया कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा दोस्तों? तो यही बात है कि सारी चीज़ों को मिला के पर्यावरण बनता है, ठीक है। प्राकृतिक में इन सबकी मात्रा और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है कि पृथ्वी पर एक संतुलनमय जीवन चलता रहा है। किंतु आज इस संतुलन के भंग होने के कारण पर्यावरण प्रदूषण का संकट व्यवस्थित हो गया है। लेकिन आज क्या हुआ है, पर्यावरण प्रदूषण की वजह से सारे जो है संकटग्रस्त हो चुके हैं। चारों तरफ त्राही त्राही हो रहा है, चारों तरफ जीव जंतु जो है मर रहे हैं। आए दिन आप न्यूज़ में देखते ही रहते हो कि जो है पर्यावरण की वजह से जो है नष्ट होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका कारण हम लोग स्वयं हैं। अगर हम लोग इसको न समझे तो शायद ये जो हम 5 जून को जो नाटक करते हैं पर्यावरण दिवस मनाने का, तो वो मनाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या करते हैं, 5 जून आता है, सभी जो लोग होते हैं बड़े बड़े मंत्री संतरी सब क्या करते हैं, जाके पेड़ पौधे लगा देते हैं एक, और क्या करते हैं अगले दिन ही ऑर्डर आता है कि कम से कम ना पूरे जंगल खाली कर दो, काट लो, सारे पेड़ पौधे काट दो। तो ये क्या पर्यावरण हम मना रहे हैं? क्या पर्यावरण हम दिवस मना रहे हैं? पर्यावरण दिवस मनाने का सादगी का अर्थ ये होता है कि आप पेड़ पौधों को संरक्षित करो, जितना हो सके पेड़ पौधे लगाओ। पेड़ पौधे जो काट रहे हैं उनको मना करो कि भाई पेड़ पौधे ना काटो। आपको पता है चिपको आंदोलन भी इसी बेस पे था, ठीक है, जो गढ़वाल में किया गया था, जहाँ पर औरतों ने पेड़ से चिपक के पेड़ों की संरक्षण किया था। लेकिन शायद उनका भी आज जो बलिदान उन्होंने दिया था वो भी बेकार गया। क्योंकि आज पर जो हमारा पर्यावरण है इतनी प्रदूषित हो गई है ना, जो सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। दिल्ली तो जानते ही हो, दिल्ली में जब भी चले जाओ वहाँ पर तो हर समय कहा जाता है कि जो प्रदूषण का स्तर है बढ़ा हुआ है। आखिर क्यों बढ़ा हुआ है? मैं यही पूछता हूँ ना, क्यों बढ़ा हुआ है? क्या वहाँ के मंत्री लोगों को समझ नहीं है कि भाई प्रदूषण क्यों फैल रही है इतनी? आप ऑड इवन कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर फैल क्यों रही है? तो ये सब जानना जरूरी है। उनको इन चीज़ों पर मंथन करने की ज़रूरत है और समझदारी से लागू करने की आवश्यकता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम अगर जीवन को बचा लेंगे तभी हमारा पर्यावरण बचेगा, और पर्यावरण बचेगा तभी जीवन भी बचेगा। दोनों आश्रित है। हमने पढ़ा है ना कि वायु हो, जल हो, भूमि हो, वनस्पति हो, पेड़ पौधे हो, पशु, मानव सब मिलकर ही पर्यावरण बनता है। अगर पर्यावरण इन चीज़ों में से किसी भी की कमी हो जाती है ना तो जीवन जो है असंतुलित हो जाएगी, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में देखा होगा कि जहाँ पहले पेड़ पौधे, खेत, जल स्रोत हुआ करते थे वहाँ अब बड़े बड़े बंगले, मकान, उद्योग और मल्टीप्लेक्स बन गए हैं। मकानों के निर्माण के लिए पेड़ पौधों को काटा जा रहा है सड़क पर, ठीक है। वाहनों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। यदि आप अपने आसपास देखेंगे तो वायु में धुआं और धूल नजर आएगा, और ये दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको सर रहे कूड़े कचरे की बदबू और ध्वनि के स्तर में अत्यधिक वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। विशेष रूप से शहरों में वाहनों की ध्वनि सुनाई देती है। आपको दोस्तों पता ही है कि वाहन अगर नहीं करता है ना शोर, फिर भी कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ महान बच्चे होते हैं जो यंग होते हैं, अपनी यंग की अंगड़ाई में क्या करते हैं, उसके सिलेंसर को खोल के खूब दूर दूर करते हैं, जो कुछ समय पहले वीडियो में भी सुने हो गए आप। तो ये सब करके क्या मिलता है मुझे नहीं समझ में आता
आता है कि ध्वनि क्यों प्रदूषण फैला रहा हूँ दोस्तों, ऐसे ही बहुत ध्वनि प्रदूषण है। लाउड स्पीकर से लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हैं, तो ये आप क्या दिखाना चाहते हो? आपने एक बार बोल दिया, लोग तक पहुँच चुका है आवाज़, आप अपना स्पीकर बंद कर दीजिए। और ये जो आप लोग जो साइलेंसर खोल के जो चलाते हो, धुर धुर करवाते हो, तो इससे दोस्तों कुछ नहीं होता है, इससे सिर्फ ध्वनि प्रदूषण होता है और हमारा वातावरण जो है दूषित होता है। ध्वनि प्रदूषण भी सबसे बड़ा कारण है। अगर आप सोचिए कि कोई वृद्ध जो है, जो हार्ट का मरीज़ है, ठीक है, और वो सोया हुआ है व्यक्ति, और अचानक आपकी धुर धुर की आवाज़ से उठ जाता है, तो वो हार्ट अटैक से मर जाएगा। ठीक है, आपकी जो लाउड स्पीकर में जो है आप कहते रहते हो सब्जी ले लो, ये करो, इतनी तेज आवाज़ से सुनाते हो दुनिया को, तो उससे व्यक्ति मर सकता है। बच्चे जो सो रखे होते हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं। तो ये बात कोई नहीं समझता है कि ध्वनि प्रदूषण जो हमारे बस में है उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं हम? तो ये बात नहीं समझते हैं। छोटे शहरों तथा गाँव में भी वाहनों की बढ़ती संख्या तथा अपशिष्ट पदार्थों की असुरक्षित निपटाने के कारण पर्यावरण दूषित स्थिति बदलती जा रही है। आजकल पता है क्या होता है, लोग कूड़े करकट को लेते हैं, घरों से इकट्ठा करते हैं, जाकर किसी गड्ढे में गिर देते हैं, और गड्ढा कैसा होता है, ऐसे ही ऊपर होता है, यानी घर के पास में जाकर गिर देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो बदबू दोबारा आपके घर तक ही पहुँचता है। ठीक है, वो जो गंदगी होगा आपके घर तक ही दोबारा पहुँचेगा और आप इसके बीमारी के शिकार बन जाओगे। ठीक है, यही होता है ना। तो ऐसा क्यों करते हो? क्या आप जानते हैं कि इस सभी के कारण स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं व्यापक स्तर पर जन्म ले रही है? ठीक है, कोरोना वायरस भी इसी का ही एक कारण है और ये आपको जीवन से कभी जाएगा भी नहीं। ठीक है, आप इन कारकों से किस प्रकार प्रभावित होते हैं और इस संबंध में आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ, आप अवश्य ही कुछ कर सकते हैं। इसके लिए केवल सृजनात्मक विचारधारा की आवश्यकता नहीं होती है, तथा इस समस्या के समाधान के लिए सुझाव की प्रस्तुत करने की जरूरत होती है। आइए इस पाठ में पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के संबंधी हम कुछ प्रश्न उठाएं और प्रश्न की चर्चा करें, जिसको जरूरी है और समझना भी बहुत जरूरी है। चैप्टर जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से सुनिए और समझिए। सबसे पहला जो हमारा है, प्रदूषण क्या है। देखिए, प्रदूषण के बारे में सबसे पहले आ गया क्वेश्चन। ठीक है, पर्यावरण में किसी पदार्थ की मात्रा का उसकी सामान्य मात्रा से अधिक हो जाना और इसके कारण पर्यावरण का दूषित हो जाना प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है कि कोई चीज़ हमारे वातावरण में, जैसे हमारे शरीर में कुछ मात्रा जो होता है, ठीक है, एसिड बढ़ जाता है, ठीक है, तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। उसी तरह पर्यावरण भी होता है। पर्यावरण में किसी चीज़ की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो वो भी बेचारी दूषित हो जाती है। ठीक है, नदी का पानी दूषित होता है और मानव उपभोग के लिए असुरक्षित हो जाता है। अगर नदी के पानी जो होगा दूषित होगा तो आपके लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। ठीक है, धुएं और धूल के कारण वायु प्रदूषित होती है। ये सभी तत्व वायु को प्रदूषित करते हैं और मनुष्य के लिए श्वास लेना मुश्किल हो जाता है। आप जानते हैं कि वाहन, फैक्ट्री तथा चिमनियों से धुआं निकलता है और यह धुआं वायु को प्रदूषित करता है। औद्योगिक, मानव तथा पशु अपशिष्ट से भी पर्यावरण तथा मृदा प्रदूषण होती है। इसके अतिरिक्त ध्वनि भी वातावरण को प्रदूषित करती है। देखिए, ध्वनि प्रदूषण भी बहुत बड़ी बात होती है जो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी हम नहीं समझते हैं। ठीक है, ये था प्रदूषण, और ये क्या है, प्रदूषक। ठीक है, अब प्रदूषक क्या होता है? देखिए, प्रदूषण तो आपने समझ लिया होगा कि ये होता है प्रदूषण। प्रदूषक क्या होता है? वो पदार्थ जिनके कारण प्रदूषण होते हैं, कारण प्रदूषण होते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, जिनके कारण प्रदूषण होते हैं उनको हम प्रदूषक कहते हैं। इसे गलत स्थान पर या गलत समय पर गलत मात्रा के घटक के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। यानी जहाँ पर नहीं चाहिए वहाँ पर आप लोग कर रहे होते हो तो वो भी एक तरह के प्रदूषण होता है। ठीक है, एक प्रदूषक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब आप नदी में कपड़े धोते हैं या नहाते हैं तो आपके शरीर से निकलने वाले मैल तथा कपड़े से निकलने वाले साबुन नदी के पानी को प्रदूषित करती है। क्यों? क्योंकि आप उसमें से जो है साबुन से नहा रहे हो तो जनरल सी बात है, उसको दूषित करेगा ही करेगा। ये तत्व पानी को गंदा कर देता है। ठीक है, ये पानी को क्या करेगा? गंदा कर देगा। ठीक है, ये तत्व पानी को गंदा कर देता तथा इसे मनुष्य के पीने के लिए असुरक्षित बना देता है। क्या आप प्रदूषक के कुछ और उदाहरण के प्रस्तुत कर सकते हैं? जी हाँ, आप सही हैं। धूल, मिट्टी, कचरा, रसायन तथा औद्योगिक अपशिष्ट आदि सभी प्रदूषक के उदाहरण हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये पदार्थ किस प्रकार प्रदूषण फैलाते हैं? ये प्रदूषक वायु, जल तथा मृदा को प्रभावित करती है। मृदा का मतलब होता है दोस्तों मिट्टी। ठीक है, मिट्टी को भी प्रभावित करती है। इस प्रकार प्रदूषण का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। एक तो आपको पता है कि वायु प्रदूषण होती है, एक जल प्रदूषण होती है, एक जो होगी आपका मृदा प्रदूषण, एक होगी ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रदूषण को हमने वर्गीकरण किया है। सबसे पहले दोस्तों आता है वायु प्रदूषण। सिमरन पिछले 1 वर्ष की लंबी अवधि से खांसी जुकाम से पीड़ित है। उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी जांच
की और पाया कि उसके धुएं और धूल आदि के कारण दम्मा हो गया है। सिमरन को धुआं और धूल से एलर्जी है। वह एक औद्योगिक क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में किराए के मकान में रहती है। चिकित्सक ने उसे सलाह दिया है कि वह इस औद्योगिक क्षेत्र को निकल कर किसी साफ सुथरे तथा प्रदूषक रहित स्थान पर चली जाए। जैसे ही उसने चिकित्सक का सलाह मानी है, वह अच्छे पर्यावरण क्षेत्र में रहने चली गई है, वैसे उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा है। तो दोस्तों ये भी बात जरूरी होता है कि जो प्रदूषण होता है वो व्यक्तियों को खराब कर देता है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन वायु का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ऑक्सीजन जो होता है महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। सभी जीव जीवन के लिए इसी पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तब हम कहाँ से हैं। मानव जैसे जानवर श्वास लेते समय ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दिन के समय पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर पेड़ पौधे देखिए कितने इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, क्योंकि वो दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण होते हैं। और पेड़ पौधे नहीं होगा तो देखिए हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहेंगे, और पेड़ पौधे नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और बढ़ने से क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगा और हर एक इंसान जो है मर जाएगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है बहुत ही जहरीला गैस होता है, जिससे इंसान का मरना संभव ही है। तो इसीलिए पेड़ पौधे जो है हमारे लिए इतने उपयोगी है। लेकिन आप देखोगे शहरों में पेड़ पौधे का नामो निशान तक मिट चुकी है, यहाँ तक कि आप गाँव भी खाली खाली हो गया है। पेड़ पौधा जैसा आप था पहले वैसा अब है नहीं। तो आने वाला समय में देख सकते हो कि जो मनुष्य है न जाने कितने तरह की बीमारियों का सामना करेगा और कैसे कैसे दुर्घटनाओं से निकलेगा, इसका आप वर्णन भी नहीं कर सकते। कोई ज्योतिष क्या बोलेगा, अरे ज्योतिष क्या बोलेगा, तो समय ही बता रहा है कि हम आने वाले समय में हम ऐसे मुसीबत में घिरेंगे जिसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता, कोई इलाज ही नहीं होगा, ठीक है। इस प्रक्रिया में वायु में ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड के घटन में संतुलन बना रहता है। देखिए पेड़ पौधा जो रहता है तो इससे ये होता है कि हमारे संतुलन बने रहते हैं। जितना मनुष्य उतना पेड़ पौधे, से क्या होगा, पेड़ पौधे छोड़ेंगे ऑक्सीजन तो हम लोग लेंगे, तो हमारे जो लंग्स है वो मजबूत बनेगा और हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि सारे बीमारियां लंग्स से ही शुरू होता है। अधिकांश समय विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में इसके आसपास के क्षेत्रों में जिस वायु से श्वास हम लेते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के प्रदूषक विद्यमान होते हैं। तो शहरों में तो अधिक से अधिक पोल्यूशन हो चुका है, तो जनरल सी बात है, इसमें कोई राय नहीं है। आपको पता ही होगा कोरोना वायरस के बारे में, कोरोना वायरस भी इसका सबसे बड़ा संकेत दिया था। क्योंकि इसमें लंग्स की बात की गई है, तो आपको पता है वो जो अटैक करता है ना लंग्स पे ही करता है। क्योंकि आपने बहुत दूषित कर दिया है तो उसका प्रभाव तो आप पे पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे कोरोना वायरस के लोग कोई भी परिभाषा देते हों। लेकिन मेन है ये जो प्राकृतिक ने हमें समझाने के लिए एक उदाहरण दिया था, लेकिन फिर भी जो इंसान है समझने के नाम नहीं ले रहा है। वायु प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से होते हैं? मनुष्य की विभिन्न गतिविधियों की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि ये गतिविधियां ही वायु प्रदूषण के मुख्य कारण होते हैं। वायु प्रदूषण के कई कारण हो सकते हैं, जैसे दहन, कंपोजिशन जो होती है कि प्रक्रिया के कारण निकलने वाले धुएं से, ताप बिजली, घरों में कोयले के जलने से, वाहनों से, पटाखों से आदि से जलने से, फैक्ट्रियों से, विमानों के माध्यम से, कीटनाशक तथा कृमियों के छिड़काव से, और इस सभी निकलने वाला धुआं वातावरण को बड़े क्षेत्र में जहरीली पदार्थ को फैलाता है। ये तो पता ही है आपको, चाहे वाहन चला रहे हो, पटाखा चला रहे हो, फैक्ट्री चल रही हो, या कोई गाड़ी चल रही है, कीटनाशक का उपयोग करते हो, या किसी तरह के जीव जंतु को मारने के लिए उपयोग करते हो। दोस्तों सारे के सारे जो होते हैं प्रदूषण होते हैं और प्रदूषक होते हैं। देखिए प्रदूषण न फैलने का ये सोचिए, आप कहिएगा कि भाई अगर हम पटाखे न जलाएं, हम क्या करें, दवाइयों का छिड़काव ना करें तो हम तो बच नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ों को तो आप नियंत्रण कर सकते हो, जैसे पटाखा उसको ना जलाओ तो ही बेटर है, संगीत सुन लो थोड़ा सा, ठीक है। तो दोस्तों ये दूसरे के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। और सोचिएगा सरकार बंद करेगा तो सरकार को इससे मुनाफा होती है, और सरकार इन चीज़ों पे कभी बैन लगाएगी ही नहीं। सिर्फ थोड़ा दिखाने के लिए कुछ राज्य जो है बैन लगाएगी, लेकिन ये उनको भी पता है। शायद आपने देखा होगा कोरोना वायरस में सबसे पहला दुकान जो खुला था वो शराब की दुकान ही थी, ठीक है, क्योंकि वो देखिए सेहत के लिए कितना नुकसानदायक होता है, टीवी में हर समय आता है, कॉजिंग टू इंजरी, बट इसी को सबसे पहले खोला गया। क्यों? क्योंकि सरकार के पैसे की कमी थी। तो मैं कहता हूँ ना, सरकार समझदार नहीं हो सकती, क्योंकि उनका कमाई ही वहीं से आता है। लेकिन आप समझदार बन सकते हो इसका सेवन न करके, ठीक है, क्योंकि आप बच्चे हो, तो आप अगर अभी से इन चीज़ों के पीछे नहीं जाओगे, ज़िंदगी आपका बहुत ही अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो यही बात जरूरी है। विलायकों तथा स्पेंट से प्रयोग से पर्यावरण को प्रदूषित होती है। सभी स्रोत इतनी अधिक धुआं उत्पन्न करते हैं कि इसके कारण श्वास लेना कठिन हो जाता है। धुआं हमारी आंखों को भी प्रभावित करती है, और कई बार इसके कारण नेत्रहीनता का स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। देखिए दोस्तों, इसकी वजह से आप नेत्रहीन भी हो सकते हो, और जिनको नेत्रहीन बनना है वो प्रदूषण फैलाएं, क्योंकि वो सोचते होगा कि भाई मैंने प्रदूषण फैलाया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ये गलत फहमी हुए हो।
फ़र्क तो उनको भी पड़ेगा, जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं उनको भी फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हर समय अपने नहीं बाहर नहीं के निकलते हैं क्या, कभी ना कभी तो बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। तो सबसे अधिक प्रदूषण उनको ही प्रभावित करेगा, क्योंकि हम लोगों को तो आदत सी बन गई है, लेकिन वो लोगों को आदत सी नहीं बनी है। तो अभी मैं कहता हूँ कि बड़े बड़े फैक्ट्री है तो उनको जो धुआं निकलते हैं उनको समाधान कीजिए। फैक्ट्री वहाँ लगाइए जहाँ शहर से दूर हो, ठीक है, जहाँ कोई तरह का व्यक्ति न रहता हो, कम रहते हो। इससे क्या होगा, वहाँ पर उसका प्रदूषण जो है फैल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर पेड़ पौधे अधिक लगा दीजिए, जो पेड़ पौधे हों उसको ऑब्जॉर्ब कर ले। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी रह जाता है, ठीक है। अब बताइए कि क्या आपको नहीं लगता है कि प्रदूषण के मुख्य दोषी मनुष्य स्वयं ही है? देखिए ये बात भी सत्य है कि मनुष्य स्वयं ही दोषी है। मनुष्य के अतिरिक्त कुछ अन्य प्राकृतिक स्रोत भी प्रदूषण को फैलाने में सहायक होते हैं। इनमें ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस, ठीक है, जंगल की आग से उत्पन्न गैस और धूल जैसे कि वायु के साथ फैल जाती है। देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी का तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये प्राकृतिक नेचर का एक कारण होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है हम अपना खुद भी बचा सकते हैं, ठीक है। वायु प्रदूषण के स्रोत जो होते हैं प्राकृतिक दहन, औद्योगिक, कृषि संबंधी विलायक, तो ज्वालामुखी का दहन, धुआं तथा जहरीली गैस, कीटनाशक दुर्गंध और तथा कुटुंबनीसी पेंट तथा धुआं। देखिए ये सब बनाया गया है, तो ये समझदारी की बात है कि इन सब कारणों को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या होगा? अब देखिए वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव होगा। प्रदूषण के कारण पेड़ पौधों को सूर्य का प्रकाश कम मिलता है, जिसके कारण उसकी भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। देखिए कितना बड़ी बात है यहाँ पर कि प्रदूषण के कारण ही पेड़ पौधों को सूर्य के प्रकाश कम मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, भोजन निर्माण करने में पौधों को प्रॉब्लम होगी, और जब प्रॉब्लम होगी तो ऑक्सीजन वो बना नहीं पाएगा। इसके कारण उनकी पत्तियों के छिद्र बंद हो जाते हैं। बताइए सबसे बड़ी बात, जो हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, उनके छिद्र जो होते हैं बंद हो जाते हैं, जो स्टोमेटा कहते हो, रंध्र कहते हो हिंदी में, इंग्लिश में स्टोमेटा होती है, वो बंद हो जाती है और पौधों को श्वसन प्रक्रिया रुक जाती है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए भोजन, हमारे लिए यानी जो है ऑक्सीजन नहीं बना पाते हैं, और हम लोग खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। आपने ये पहले ही पढ़ा है कि प्रदूषण मनुष्य के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसके कारण मनुष्य को श्वास नली, शोथ, दम्मा, ठीक है, ये बीमारियां हैं जो प्रदूषण से होती है, शोथ और दम्मा आदि से रोग हो जाते हैं। इस प्रदूषण के कारण त्वचा व नेत्र एलर्जी भी हो जाती है, यानी त्वचा में भी प्रॉब्लम होगी और एलर्जी भी होगी। जैसे मनुष्य के शरीर पर चकत्ते आ जाते हैं होना, आंखों का लाल होना सामान्य लक्षण हो जाती है, ठीक है। प्रदूषण हमारे पर्यावरण को अत्यंत गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। आपने सुना होगा कि कई बार धुंध के कारण खराब दृष्टता होने की वजह से गंभीर दुर्घटना हो जाती है, किंतु कई बार यह खराब दृष्टता वायु से धुएं और धूल जैसे प्रदूषक की उपस्थिति यानी धूम और कोहरा भी कहते हैं के कारण भी होती है। आपको पता है जो कोहरा धुंध लगती है ना, वो प्रदूषण के कारण ही लगती है, ठीक है। जहाँ अधिक प्रदूषण होगा वहाँ कोहरा धुंध अधिक लगेगी और वहाँ पर दुर्घटना होगी, तो ये तो जान माल की नुकसान हमारा ही होगा। तो ये सब किसकी वजह से होता है? धुआं की वजह से। धुआं कैसे निकलता है? प्रदूषण जो हम लोग करते हैं गतिविधियाँ, ठीक है। तो ये बातें थी, आगे देखते हैं क्या है। वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने का माध्यम। देखिए वायु प्रदूषण को हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? वायु प्रदूषण संबंधित नियंत्रण के उपाय के संबंध में विचार कीजिए। आप निम्नलिखित प्रकार के वायु प्रदूषण को नियंत्रण कर सकते हैं। देखिए कैसे? घर में धुआं रहित चूल्हे का उपयोग करें, सबसे बड़ी बात, ठीक है। धुएं को बाहर निकलने के लिए चूल्हे पर बड़ी चिमनी का प्रयोग करें। चिमनी का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी रह जाता है। बायोगैस का प्रयोग करें क्योंकि यह धुआं रहित ईंधन है, ठीक है। बायोगैस का प्रयोग करें या सिलेंडर का इस्तेमाल करें। घर में सौर कुकर उपयोग करें जिसमें सूर्य की ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है, ये भी बहुत अच्छा साधन है। फैक्ट्रियों की चिमनियों में फिल्टर लगे होने चाहिए ताकि धुएं में विद्यमान विषैली पदार्थ चिमनी के भीतर ही रह जाए और बाहर न फैले। तो ये बातें ध्यान देना बहुत जरूरी है। फैक्ट्रियों को रिहायशी क्षेत्रों से दूर स्थित करना चाहिए। जहाँ पर लोग रहते हैं रिहायशी क्षेत्र, वहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। सरकार को इसको बैन करना चाहिए। जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर तो किसी तरह की फैक्ट्री नहीं होना चाहिए। वाहनों में ऐसे विशेष प्रकार के यंत्र लगे होने चाहिए जिनमें वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक पदार्थों की मात्रा कम हो सके। तो ये बहुत से ऐसे हैं जो प्रदूषण नियंत्रण लगाए गए हैं गाड़ियों में, लेकिन लोग जो है पैसे चक्कर में नहीं लगा पाते। शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग तथा CNG का उपयोग अधिक करना चाहिए, ठीक है। पेट्रोल में भी शीशा रहित होना चाहिए। कूड़े कचरे का जलाना नहीं चाहिए, ठीक है। उसका निपटान साफ सुथरे तरीके से करना चाहिए। संभव हो तो भूमि भराव द्वारा कूड़े का निपटान किया जाना चाहिए, यानी जहाँ भी गड्ढे हो वहाँ पर कूड़े करकट को भर दीजिए। सड़कें पक्की होनी चाहिए ताकि धूल न उड़े और वातावरण में न मिल सके, ठीक है। वृक्ष लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए ताकि वे वायु को ताज़ा और शुद्ध रख सके। तो सबसे अधिक बात तो यही है कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिस पे हमें सबको ध्यान होना चाहिए। खेतों में
वर्ष भर कोई ना कोई फसल उगाते रहना चाहिए ताकि मृदा सुरक्षित रह सके। देखिए दोस्तों, जो खेत भी होता है ना, परती हम छोड़ देते हैं उसको, हम नहीं कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं तो वो भी क्या होता है, सारे मिट्टी जो होती है धूल मिट्टी के कण में उड़ जाती हैं। इसलिए खेत को कभी भी हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगला जो हमारा क्या है, जल प्रदूषण। हम में से अधिक लोगों को सुरक्षित पेय जल नलों से प्राप्त होती है, तो पता ही है आपको। इसे पानी को नगर निगम प्राधिकारी द्वारा साफ कराने से पश्चात आपके घरों में भेजा जाता है। इसमें उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए इस पानी का उपचार भी किया जाता है। क्या आप इस पानी की विशेषता बता सकते हैं? यह वह पानी है जिसमें कोई स्वाद, गंध, रंग, धूल या कीटाणु नहीं होते हैं। यही कारण है कि इसे सुरक्षित जल कहते हैं और यह पीने योग्य उपस्थित होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, प्रदूषण जल रंग युक्त हो सकता है जिसमें धूल के कण हो सकते हैं, इसमें दुर्गंध भी हो सकती है अर्थात इसका स्वाद भी हो सकता है खराब। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि सभी प्रकार का जल पीने योग्य नहीं होता है? ये तो बात जनरल सी है कि सभी प्रकार के जो जल होते हैं वो पीने योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि घर के अन्य कार्य में प्रयोग करने योग्य भी नहीं होते हैं। क्या आप अपने कभी बगीचों में डाले जाने वाला पानी देखा है? यह जल गंदा और गंधयुक्त होती है। कभी कभी इसमें ठोस कण भी पाए जाते हैं। कुएं, तालाब, नदी के जल में भी इसमें कुछ या अवशिष्ट गुण पाए जाते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि तालाब, कुआं, नदियाँ सब खुली हुई होती है और कुछ ना कुछ कीटाणु जीवाणु जाते ही रहते हैं। फिर आप ऐसे जल का पीना, पानी, खाना पकाने, यहाँ तक कि कपड़े या बर्तन धोने के लिए भी प्रयोग नहीं करना चाहेंगे। ये जल प्रदूषण होते हैं। देखिए दोस्तों, हम तो ये करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि आज चाहे गंगा देख लो, चाहे यमुना देख लो, इतनी प्रदूषित हो चुकी है ना कि कुछ कह नहीं सकते। आए दिन जो है इस पर न्यूज़ चलती रहती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर आस्था के रूप में उसमें गंदगी डालते हैं। अगर आस्था है तो दिल से मानिए ना, ठीक है। क्योंकि देखिए आप तो सोच रहे हो कि यार ये क्या बात बता रहे हैं। आपने देखे होगा कितनी गंदगी होती है, चारों तरफ फैला देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये प्रदूषण हमारे जो है आस्था को भी नास्तिक में बदल देता है। ठीक है, क्योंकि वो गंदे होंगे तो हमारे लिए पानी भी नसीब नहीं होगा और हम दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जब देखिए सारे पानी दूषित हो जाएंगे तो आपको पानी मिलेगा कहाँ से? कितना फ़िल्टर आप लगवा लीजिएगा, कितना फिल्ट्रेट कर देगा? तो ये बातें समझना ज़रूरी है। अगर समझदार आज नहीं बनिएगा तो शायद आने वाला समय में आपको कोई नहीं समझा सकता। क्योंकि फ्यूचर में इतनी महंगाई हो जाएगी ना पानी का कि एक बूंद पानी के लिए भी तरस जाएंगे। लेकिन अभी भी समझिए। ठीक है, जल प्रदूषण के स्रोत कौन से होते हैं? देखिए, घरेलू अपशिष्ट। घरेलू अपशिष्ट विभिन्न घरेलू गतिविधियां या क्रियाओं से उत्पन्न होती है। यह प्रदूषण तब फैलता है जब इसे जल स्रोत या नदी, झील या तालाब में या उसके आसपास डाल दिया जाता है। मैंने अभी यही बात पर चर्चा कर रहा था। ठीक है, जल के स्रोत उस समय भी प्रदूषित होती है जब उसका प्रयोग पशुओं को नहाने, कपड़े धोने तथा शौचालय के पश्चात स्वयं को साफ करने के लिए किया जाता है। प्राय कचरे को भी जल के इन स्रोतों को आसपास फेंक दिया जाता है और इन सभी कारणों से जल प्रदूषित हो जाती है। तो जल प्रदूषण जो होती है मेनली इन्हीं कारणों की वजह से होती है, जहाँ पर हम इनको फेंक देते हैं और वो क्या करते हैं, हमें प्रदूषित हो जाते हैं। तो इन बातों पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो कूड़ा करकट है यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, जिससे जो है प्रदूषण न फैल सके। औद्योगिक अपशिष्ट। फैक्ट्रियों से आने वाले अपशिष्टों में अनेक हानिकारक तथा विषैली पदार्थ होते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ नदियाँ, तालाब तथा सागर में प्रभावित होकर इसके जल को प्रदूषित करते हैं। उसके बाद कृषि अपशिष्ट। कृषि के लिए रासायनिक खाद, कीटनाशक का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है। वर्षा के दौरान इन खेतों में बहने वाले कटाव पानी में मिश्रित होकर पानी में मिलकर जल को इन विभिन्न स्रोतों के प्रदूषित करता है। देखिए दोस्तों, जो प्रदूषण का कारण बनता है और इसकी वजह से क्या होता है, ये पानी जल स्रोत जैसे नदियाँ, झरने, तालाबों में मिल जाते हैं और जल को विभिन्न स्रोतों से प्रदूषित कर देते हैं। तो ये तो आम बात हो गई। देखिए, तेल का रिसाव भी कभी कभी प्रदूषित होने का कारण बनता है। कभी कभार सागर के बड़े बड़े क्षेत्रों में तेल के टैंकरों से तेल का रिसाव हो जाता है, जिसके कारण सागर का जल प्रदूषित हो जाता है और इसके कारण उस जल में विद्यमान पौधे और जीव जंतु को हानि पहुंचती है, यानी वो मृत्यु को शिकार हो जाते हैं। तो ये बातें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हमने ये बात क्लियर जान चुके हैं कि जल प्रदूषण के स्रोत जो होते हैं घरेलू अपशिष्ट हो सकते हैं, कृषि अपशिष्ट हो सकते हैं या औद्योगिक अपशिष्ट हो सकते हैं, या तेल का रिसाव भी हो सकता है इसका कारण। ठीक है, जल को प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं? देखिए, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये भी बात बड़ी काम की होती है। प्रदूषण जल से कौन प्रभावित होता है? जी हाँ, ये सभी इनमें प्रभावित होते हैं जो इस प्रदूषित जल का सेवन करते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, पशु और पेड़ पौधे हो गए हैं। अपने समाचार पत्रों में पढ़ा ही होगा कि बरसात के मौसम में किसी विशेष क्षेत्र में लोग बड़ी संख्या में हैजे तथा
जठरांत्र शोथ से ग्रसित हो गए हैं। ठीक, यह प्राय बताया जाता है कि इस प्रकार की महामारी का मुख्य कारण उस क्षेत्र में साफ पेयजल की अनुपलब्धता है, क्योंकि वहाँ पर साफ जल जो है ही नहीं, यानी पानी पीने योग्य है ही नहीं। असुरक्षित पानी को पीने के कारण हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, पैच जैसी बीमारियां हो जाती हैं। प्रदूषित पानी से नहाने से त्वचा संबंधी रोग भी, एलर्जी भी हो जाती है। तो देखिए कितना जो है हमें बीमार कर सकता है हमारी जो है लापरवाही। जल में रहने वाले जीवों तथा पेड़ पौधे, मछलियाँ और समुद्री शैवाल और अन्य समुद्री पौधे भी प्रदूषण जल को प्रभावित होते हैं। ठीक है, प्रभावित करते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रदूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। वे प्रदूषण जल में मर जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के बिना वे सांस नहीं ले पाते हैं। जनरल सी बात है, अगर पानी में अगर फेंकिएगा कुछ कूड़े करकट, तो ये जो उसमें एक्वाटिक एनिमल्स वो होते हैं, जीव जंतु होते हैं, तो वो सांस कैसे ले पाएंगे? और जब सांस नहीं ले पाएंगे तो जनरल सी बात है वो तो मर ही जाएंगे, इसमें दो राय तो है ही नहीं। तभी कहते हैं दोस्तों, पढ़ाई लिखाई का मतलब है समझदार बनना, खुद को भी सुरक्षित करना और जो हमारे आसपास जीव जंतु उनको भी सुरक्षित करना ही एक पढ़े लिखे का समझदारी होना चाहिए। चाहे किसी भी राष्ट्र का ये कर्तव्य होना चाहिए कि अपने नागरिक के साथ साथ उन जीव जंतु को भी सुरक्षित करें जिन पे हम पे वो आश्रित हों। ठीक है, तो ये नहीं इंसानों को हम सुरक्षित करने के लिए जीव जंतु को हम नष्ट कर दें, ये कहीं की भी समझदारी नहीं है। सरकार को हर रूल रेगुलेशन पे काम करना ही सरकार की अच्छाई का प्रतीक होता है। आज सब सरकार जो है अपने डिंगे हाँकते हैं कि हम मनुष्य के लिए ये किए, हम मनुष्य के लिए वो किए, लेकिन किसी ने भी समुद्री जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए कोई कुछ नहीं किया। ठीक है, अरे भाई पेड़ पौधे या जीव जंतु सही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से जिंदा रह लेंगे? आप जितना मर्जी साफ सुथरा जगह बना दीजिए, जब पेड़ पौधे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से रह लेंगे? पेड़ पौधे काट के आपने क्या किया, महल खड़ा करवा दिया है, तरह तरह के बिल्डिंग बनवा दिए हैं, तो हम लोग कहाँ, हम लोगों के लिए तो घर मिल गया है, लेकिन जो जीव जंतु जो जिस जगह को आपने नष्ट किया वहाँ पर कितने जीव जंतु रहे होंगे, क्या अभी आपने सोचा है? आए दिन आप देखते हो रोड के किनारे कोई ना कोई जीव जंतु मरा रहता है, मोर मरे रहते हैं, कोई जानवर मरे रहते हैं। तो ये कारण क्या है? आपने उनका आवास छीन के हमें आवास दे दिया है। ऐसा ना कीजिए, प्रकृति को नष्ट ना कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में हमें कोई जीव जंतु देखने को नहीं मिलेगा। जब वो नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से रह लेंगे? सोचिए एवं विचार कीजिए इस बात पे। जल प्रदूषण के नियंत्रण के तरीके, देखिए क्या हम कर सकते हैं इसको प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए। सुनिश्चित करें कि जल को स्रोत में गंदा जल तो नहीं मिल रहा है। उद्योगों द्वारा जल उपचारित अपशिष्टों को नदियों या तालाबों में डालने की अनुमति नहीं देना चाहिए। ये बात भी रहना चाहिए, लागू होना चाहिए। खुले में जल स्रोत के समीप शौच के लिए नहीं जाना चाहिए, इसके लिए उचित शौचालय का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, शौचालय शौक पिट, कूड़ेदान और निम्न भूमि जहाँ कूड़ा कचरा डाला जाता है जल स्रोतों से दूर होना चाहिए। ठीक है, जल स्रोतों में या उसके समीप नहाना अथवा कपड़े धोना या पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए। कपड़े धोने या पशुओं को नहाने के लिए विशेष रूप से बनाए गए तालाबों तथा कुओं में एकत्र वर्षा के जल का प्रयोग करना चाहिए, जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद हो और हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो। कूड़ा कचरा नदी और समुद्र में नहीं डालना चाहिए, जो मैंने पहले भी कह चुका हूँ। चाहे समुद्र हो या नदियाँ हो, कहीं भी हमें कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए, चाहे आस्था के रूप में हो या देवी के रूप में हो, हमें नहीं डालना चाहिए दोस्तों। क्योंकि ये चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो, कूड़ा करकट अगर नदियों में डालते हो तो वो दूषित हो जाएगी। ठीक है, और वो हमारे लिए जो पानी उपयोगी दे रही थी वो भी नहीं दे पाएगी। यदि आप जल स्रोत के रूप में किसी कुएं या तालाब का प्रयोग कर रहे हैं तो कुआं पक्का होना चाहिए, इसका चारों ओर मुंडेर और पक्की फर्श होना चाहिए, जिससे कि प्रदूषित उसमें ना जा सके। जल को साफ बर्तन में भरकर तथा ढक कर रखना चाहिए। पानी निकालने के लिए हाथों का पानी में नहीं डुबोना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है शिष्टाचार में भी आता है और हमारे जीवन के लिए भी जरूरी होता है। ठीक है, मृदा प्रदूषण, यानी मृदा प्रदूषण क्या होता है? मृदा का मतलब दोस्तों होता है मिट्टी। ठीक है, मिट्टी प्रदूषण भी कह सकते हो, यानी धरती प्रदूषण भी हो जाता है, इसमें आ जाता है। तो मिट्टी प्रदूषण का मतलब यही होता है कि मिट्टी प्रदूषण का तात्पर्य उस हद तक होने वाली भौतिक, रासायनिक, जैविक परिवर्तन है जिसके मनुष्य और अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। देखिए मिट्टी प्रदूषण कैसे होती है? जब आप क्या करते हो, अधिक उपज लेने के लिए आप भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन लाते हो, उसमें हद से अधिक आप में क्या करते हो, यूरिया, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन डाल देते हो खेतों में। तो दोस्तों ये कहाँ जाएगा? वो तो भूमि को प्रदूषण करेगा ही नहीं, करेगा ना, क्योंकि इतना सहेगा नहीं वो। बेशक आप उपज लाने के लिए ऐसा कर रहे हो, कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हो, तो उसका कुछ ना कुछ मिट्टी में तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जब धरती भूमि जो है बंजर बन सकता है आपकी गतिविधियों की वजह से, तो वो प्रदूषित क्यों नहीं हो सकती? ठीक है,
मिट्टी तब प्रदूषित होती है जब उसमें फैक्ट्रियों के अपशिष्ट के रूप में रसायन और अधातुओं को फेंका जाता है। अब किसी खेत में ऐसे गंदगी डालोगे तो जनरल सी बात है, खेत जो है उपजाऊ नहीं रहेगा। कुछ रसायन तो भूमि को पूरी तरह से बंजर बना दे सकती है। ये तो आपको भी पता है ना, कई रसायन जो होती है भूमि को बंजर तक भी बना सकती है, यानी इतना इफेक्ट वो डाल देती है कि भूमि जो है अगला उपज देने लायक ही ना रहे। जब भूमि या खेतों में अधिक मात्रा में कीटनाशक या कृमिनाशक तथा उर्वरकों का उपयोग किया जाता है तो ये तत्व पौधों को या आसपास विकसित हो रहे फलों और सब्जियों को प्रवेश कर जाते हैं। आपको पता है ना, जो आप डालते हो जो है खाद उद डालते हो वो फलों में भी प्रवेश करता ही है। तत्पश्चात ये रसायन भोजन के रूप में हमारे पाचन तंत्र में प्रवेश करते हैं और हमें बीमार कर देते हैं, जो जर्नल सी बात है। अगर आप खेतों में डाल रहे हो, पेड़ पौधों पर डाल रहे हो, फलों पर डल रहा है, तो ये थोड़ी कि सारा खत्म ही हो जाएगा। बेशक जहर का असर खत्म होगा, लेकिन कुछ अंश तो रह ही जाएगा ना। आप घर पे लाओगे, धोओगे, कितना धो के हटा दोगे? क्या उसको पूरे ही धो के हटा दोगे? आपको दोस्तों पता होगा कि कुछ चीज़ें जो होती है अब्जॉर्ब भी कर लेता है, तो जब वो खाओगे तो आपको जरूरी ही जनरल सी बात है, पाचन तंत्र को आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा और आपको बीमार करेगा ही करेगा। पिछले हफ्ते रमेश का पुत्र बीमार हुआ और उसके पेट में कुछ विकार उत्पन्न हो गया था। डॉक्टर ने उसे बताया कि मिट्टी में नंगे पैर घूमने के कारण उसे यह समस्या हुई है। घर में जब कूड़ा कचरा मिट्टी में डाला जाता है तो वह सड़ जाता है और उसके कारण जमीन पर कीट, कृमि और रोगाणु पनपने लगते हैं। कूड़े कचरे में विभिन्न बीमारियों के रोगाणु मौजूद हो सकते हैं। जब लोग खुली जगह पर शौच या पेशाब करते हैं तो वहाँ की मिट्टी में रोगाणु और कृमि पनपने लगते हैं। जब हम नंगे पांव उस मिट्टी पर चलते हैं तो रोगाणु और कृमि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। ये भोजन चक्र के माध्यम से पशुओं और पौधों में भी प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार सभी जीव इसका शिकार बन जाते हैं। दोस्तों देखिए, जब जो नंगे पैर आप मिट्टी पे चलोगे तो आपको पैर के माध्यम से कोई जीव अंदर जा सकता है आपके बॉडी में। तो जो आप छिड़काव करते हो, ठीक है, कीटनाशक का, तो वो आपके फलों में कैसे प्रवेश नहीं कर सकता है? सोचिए, ठीक है। ये जरूरी बात है जिसको समझना जरूरी है। आपने देखा होगा कि भारत में खुली जगहों पर शौच और पेशाब करना एक सामान्य बात है। पेशाब और शौच में कीटाणु तथा जीवाणु होते हैं जो मृदा में मिट्टी में मिलकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। जब बारिश होती है तो ये प्रदूषण मिट्टी से बहते हुए जल के स्रोत तक पहुंच जाते हैं और जल को इस स्रोत को भी प्रदूषित कर देते हैं। कुछ लोगों को कहीं भी थूकने की आदत होती है, तो बात आपको पता ही है। थूक की यह लार न केवल आसपास के वातावरण को प्रदूषित करती है बल्कि इसके जीवाणु रोगों को भी जन्म देती है। यह लार सूख कर अदृश्य हो जा सकती है किंतु इसके कीटाणु अर्थात बने रहते हैं और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है कि वायरस जो होती है बेशकली अगर आपके शरीर से बाहर है ना तो मरा हुआ होता है, लेकिन जैसे आपका शरीर प्राप्त होता है वो डायरेक्ट जिंदा हो जाता है। तो सारे जीवाणुओं और विषाणुओं का ऐसा ही होता है, बेशकली सूख जाते हैं लेकिन वो मरते नहीं हैं, वो रहते हैं और जैसे ही उनको माध्यम मिलता है पनपने का वो फटक से आ जाते हैं। ठीक है, मृदा प्रदूषण के प्रभाव कैसे होता है? आपने पढ़ा है कि घरों आदि से निकला अवशेष, शौच, पेशाब और खुले में थूकना आदि मृदा में रोगाणुओं को फैलने के स्रोत हैं। ठीक है, आप यह भी जानते हैं कि जब हम नंगे पांव मिट्टी में चलते हैं तो उस मिट्टी में अवशिष्ट जीवाणु तथा कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमें बीमार बना देते हैं। कई बार औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्ट मिट्टियों में मिलकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। इस प्रदूषित मिट्टी में फल तथा सब्जियां उगाई जाती है। दो इन हानिकारक रसायनों को अपने में अवशोषित कर लेती है, यानी जो आप में क्या कर लेगा वो अवशोषित कर लेगा। यानी मैंने कहा ना कि वो सारी चीज़ें जो होगी अवशोषित यानी अब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, और मनुष्य तथा पशु इन फलों और सब्जियों का सेवन करते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो ये जनरल सी बात है। आप सोचते हो कि भाई हमने खाना अच्छा से खाया, बनाया अच्छा से, फिर भी हम बीमार पड़ गए। तो बीमार पड़ने का कारण कुछ भी नहीं था दोस्तों, वही था जो आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ समझो और सोचो, नहीं, पढ़ाई लिखाई का मतलब ये भी होता है कि आप उसको अमल भी तो करो। देखो कि क्या है हमारी बीमारी के कारण क्या बनता है। मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के माध्यम, देखिए, कूड़े कचरे को उचित निपटान कीजिए। घर के कूड़े कचरे का उचित निपटान होना चाहिए ताकि इस पर मक्खियाँ, मच्छर और कॉकरोच न पनप सकें। घर में इसे एक ढक्कन युक्त कूड़ेदान में ही इकट्ठा करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी होता है।
कूड़े कचरे का निपटारा शहर से बाहर करना चाहिए। घर के अपशिष्ट पदार्थों को गड्ढे भर में भर दिया जाता है और उन्हें टहनियों और पौधों के ढक दिया जाता है ताकि इन पर मक्खियाँ और मच्छर न पनप सकें। जब ये गड्ढे भर जाते हैं तो इन्हें मिट्टी से ढक दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, भूमि भरान। अक्सर और ख़ास तौर पर बड़े शहरों में इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है कि उसके लिए छोटे गड्ढे अपर्याप्त हो जाती हैं। ऐसे में शहर की सीमा से बाहर और पानी के स्रोत से दूर नीचे सतह पर वाली भूमि का चयन किया जा सकता है और हर रोज वहां कूड़ा कचरा डाला जाता है। इसे नष्ट होने के लिए हवा और धूप में खुला छोड़ दिया जाता है। इसमें से अपशिष्ट दुर्गंध आती है और ये पक्षियों पशुओं और कचरों की आकर्षित करती है। ठीक है, देखते हो कि पशु पक्षी जो होते हैं, कीड़े मकोड़े सब आकर्षित होते हैं क्योंकि यह शहर के बाहर होता है और इसलिए इसका लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, जब ये यहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें यह गंदगी देखनी पड़ती है और दुर्गंध भी सहना पड़ता है, तो ये तो बात रही जाती है। ठीक है, खाद बनाना या कंपोस्टिंग ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। बगीचे से एकत्र कूड़े कचरे को बगीचे के एक कोने पर गड्ढा खोद कर डाल दिया जाता है और प्रतिदिन दिन शाम को इसे राख और पत्तियों को ढक दिया जाता है। धीरे धीरे निचले परतें खाद बन जाती है और इस खाद को बागवानी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कूड़े कचरे को जलाना। आप सबने बगीचों में पत्ते और घास के जलते हुए अवश्य देखा होगा। इन्हें बगीचे से इकट्ठा किया जाता है। कूड़े कचरे को निपटान के लिए उसे जला देना एक अच्छी प्रक्रिया है क्योंकि इससे इसकी मात्रा कम हो जाती है और इसके रोगाणु नष्ट हो जाते हैं तथा मक्खियाँ मच्छर और रोगाणु आदि को पनपने का मौका भी नहीं मिलता है। किंतु कूड़ा कचरा जलाने से काफ़ी धुआं निकलता है जो वायु प्रदूषण को करता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। उसके बाद भस्मीकरण। कूड़े कचरे को निपटान की सबसे आधुनिक तकनीकी भस्मीकरण यंत्र प्रयोग किया जाता है। भस्म का एक भट्टी होती है जिसमें कूड़ा कचरा डाला जाता है और यह एक महंगा तरीका है क्योंकि कूड़े कचरे को जलाने के लिए बहुत ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता होती है, परंतु यह बहुत सुरक्षित तरीका है। इससे धीरे धीरे कूड़ा कचरा राख के रूप ढेर में बदल जाता है। ठीक है, कूड़ा कचरे को निपटान के लिए ऊपर उचित लिखी कोई भी तरीका पूर्णतः संतोषजनक नहीं है। प्रत्येक विधि के गुण और दोष भी हैं, ये तो आपको पता ही लग ही गया होगा। किंतु अपने घरों के निकटने वाले कचरे के उचित निपटान के संबंध में स्वयं को तथा अपने आसपास रहने वाले लोगों को शिक्षित करके हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ एवं साफ रख सकते हैं। ठीक है, मृदा प्रदूषण को यानी मिट्टी प्रदूषण को नियंत्रण करने के कुछ अन्य उपाय भी है, जैसे शौचालय प्रयोग करें, स्वच्छ शौचालय का उपयोग करें, कीटनाशक तथा उर्वरकों का समुचित प्रयोग करें, पर्यावरण सहिष्णुता वस्तुओं का प्रयोग करें यानी पर्यावरण हितैषी वस्तुओं का उपयोग करें। ठीक है, आप इको मार्क का अध्ययन बाद में करेंगे। यह मार्क यह निम्न उत्पादों में लगाया जाता है। ठीक है, जो पर्यावरण सहिष्णुता होते हैं और आप इसके बारे में जो है लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, जागो गाहक जागो में। ठीक है, जिसमें आप इको मार्क के बारे में अध्ययन करोगे। ठीक है, अगला जो हमारा दोस्तों क्या है, ध्वनि प्रदूषण। आप संगीत तथा मित्रों के साथ वार्ता का आनंद लेते हैं, किंतु जब आप मशीन के चलने तथा लाउड स्पीकर का शोर तथा चलते हुए यातायात की ध्वनि सुनते हैं तो आप देखते हैं कि इस ध्वनि की तीव्रता अत्यधिक होती है और यह ध्वनि आपको परेशान कर देती है। कुछ ध्वनियाँ आनंद प्रदान करती हैं और कुछ नहीं करती है। कोई भी ऐसी ध्वनि जिससे आपको परेशानी होती है उसे हम शोर कहते हैं। ठीक है, उसे हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जिससे हमें यानी अनवांटेड जो साउंड होती है, अनप्लेजेंट साउंड होती है, इट इज कॉल्ड टू द, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रदूषण यानी साउंड जो है नॉइज। ठीक है, नॉइज। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या होते हैं, आपने आसपास देखे होंगे, पहचानिए कि ध्वनि प्रदूषण कौन कौन से स्रोत आपके आसपास विद्यमान है। इसमें कुछ स्रोत जो होंगे क्या होंगे देखते हैं। इसमें जो होगा मोटर वाहन, रेलगाड़ियाँ और विमान, लाउड स्पीकर, रेडियो तथा टेलीविज़न जब वे उच्च आवाज़ से चलते रहे हों तभी जाके ये ध्वनि प्रदूषण करते हैं। उद्योग तथा मशीनें, इसका प्रभाव क्या होता है, जब आप लंबे समय तक तेज़ आवाज़ सुनते हैं तो क्या होता है, जी हाँ, ये आवाज़ें आपको परेशान करने लगते हैं, हमारे नसों पर दबाव डालती है और इसे सिर दर्द होने लग जाता है। इसे धीरे धीरे हमारी स्वर्ण शक्ति पर कुप्रभाव पड़ सकता है। आपने देखा होगा कि फैक्ट्रियों से काम करने वाले व्यक्ति, पायलट तथा ड्राइवर आदि जो शोर वाले वातावरण में रहते हैं, अक्सर धीमी आवाज़ में कही गई बात ठीक से सुन भी नहीं पाते हैं। उनके कान का पर्दा खराब हो जाता है और कभी कभी वो बहरे भी हो जाते हैं। अधिक शोर के कारण तनाव बढ़ जाता है और मानसिक अस्थिरता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये जो है उनका नुकसान होता है। अब ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने का माध्यम क्या हो सकता है, सभी प्रकार का शोर या ध्वनि पूर्णतः
छुटकारा प्राप्त करना संभव नहीं है, किंतु निश्चित रूप से हम इस शोर की मात्रा को कम कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के कुछ सुझाव दिए गए हैं। रेडियो तथा टेलीविज़न धीमी आवाज़ में चलाना चाहिए। लाउड स्पीकर इस्तेमाल न करना चाहिए। अत्यंत आवश्यक होने पर ही वाहन का हॉर्न बजाना चाहिए। फैक्ट्री और रिहायशी इलाकों से दूर बनाना चाहिए। हवाई अड्डों का निर्माण शहर से बाहर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रहना चाहिए, ठीक है। लोगों को इसको बात समझना भी चाहिए, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। आप देखे होंगे कि लोग क्या करते हैं, ध्वनि आवाज़ करने के लिए क्या करते हैं, साइलेंसर खोल लेते हैं और फटाफट मारते रहते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें खुद से संकल्प कुछ ऐसे करना चाहिए कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और उनका ध्यान रखें। लोगों को पेड़ों के काटने से नहीं देना चाहिए। अपनी रसोई या धुआं रहित ईंधनों का प्रयोग करना चाहिए। उन स्रोतों का प्रदूषण से बचाएं। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम स्वयं पे संकल्प नहीं करेंगे तो शायद हमें कोई सरकार नहीं सिखाने आएगा, या सोचिएगा कि कोई सरकार हमें बताएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको अगर अपना पर्यावरण को सुरक्षित करना है तो आपको जागना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप कीजिए क्या, शुद्ध जल को व्यर्थ नहीं फेंके इधर से उधर, ठीक है। रेडियो टीवी की धीमी आवाज़ में सुनेंगे, लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने वाहनों को प्रदूषण मुक्त रखिए, ठीक है। कूड़े कचरे को निपटान स्वच्छ रूप से कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। स्वच्छ एवं साफ शौचालय का उपयोग करें। फैक्ट्री तथा सीवेज के अपशिष्टों को निपटान करने में से पूर्व उसका उपचार जरूर कर लें, ठीक है। वर्षा जल तथा संग्रह का संवर्धन करेंगे। पीने के उद्देश्य से पानी को छानेंगे या शुद्ध करेंगे। उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग का बहिष्कार करें, तभी जाके जो है हमारे लिए स्वच्छ रहेगा। ध्वनि को कम करने के लिए साइलेंसरों का उपयोग करें। तो साइलेंसर खोलिए मत, उसका उपयोग कीजिए, क्योंकि इसी से आवाज़ जो है दूषित होती है। आप देखते होंगे कि आपके आसपास जो बच्चे होते हैं ऐसे ही आवाज़ करते रहते हैं और आपको परेशान करते हैं। तो ये सब बातें रखना ध्यान जरूरी है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ जो है हमारा जो है पर्यावरण चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है, ठीक है। हम जो है हमने बहुत ही मज़ेदार से किया, लेकिन आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर मेरे साथ जुड़ते हो, ठीक है, क्योंकि मैं लोक कल्याण पे भी हूँ, त्रिपाल लोक कल्याण पे भी हूँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपके भी मुहिम और मेरे मुहिम भी शायद देश कल्याण के लिए एक जागरूक बन जाए, ठीक है। हम एक होंगे तभी हम जो है इस समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, और वो तब होगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, तभी जाके आगे कुछ बनोगे, तब ना मेरी पढ़ाई हुई बात याद रहेगा और आप अच्छे से अच्छे कार्य कर पाओगे। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, और ज़रूर एक बात जरूर कर देना, जो सामने रेड हो गया होगा सब्सक्राइब का बटन, उसको जरूर एक बार घंटी बजा के जाइएगा। अगर एक बार घंटी बजा दीजिए तो आप मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय।